हेलो एवरीवन। लिमिटेशन एक्ट 1963 की इस सिंप्लीफाइड सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 3 के बारे में, सेक्शन 4 के बारे में। इन सेक्शंस की क्या इंपॉर्टेंस है, लिमिटेशन पीरियड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 3। अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिमिटेशन के इंट्रोडक्शन के ऊपर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, आप वो वीडियो जरूर देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं लिमिटेशन के पार्ट 2 की, यहां पे मैं लिमिटेशन के पार्ट 2 के बारे में बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये जो लिमिटेशन का ये जो सेकंड पार्ट है, ये बेसिकली कवर करता है सेक्शन 3 से लेकर, सेक्शन 3 से हम इसको शुरू करेंगे एंड सेक्शन 3 से हम यहाँ पे सेक्शन 11 तक पूरा डिस्कशन करते हैं। और ये पार्ट 2 मेनली फोकस करता है किसके ऊपर, सूट्स, अपील एंड एप्लीकेशन। मैं ये बात आपको हमेशा बोलूंगा, इस बात का ध्यान रखिए। लिमिटेशन में ये देखो हर सेक्शन में कि कहाँ सूट लिखा हुआ है, कहाँ अपील लिखा हुआ है और कहाँ एप्लीकेशन लिखा हुआ है। इफ आई टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 3, तो सेक्शन नंबर 3 जो है वो तीनों की बात करता है। इट टॉक्स अबाउट सूट्स, अपील एंड एप्लीकेशन। और यहाँ पे हम सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 11 तक डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो सेक्शन नंबर 3 जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट सेक्शन, ये बात याद रखिएगा। ये सेक्शन बेसिकली सबऑर्डिनेट है किसका, सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 24 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट का, ये एक सबऑर्डिनेट सेक्शन है। वो कैसे है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, जब बाकी सेक्शंस की बात करेंगे तब आपको पता लगेगा। नाउ सेक्शन 3 बेसिकली कहता क्या है, तो सेक्शन 3 यहां पे बेसिकली हमसे इतना ही कह रहा है कि अगर टाइम स्पेसिफाइड है इन द फर्स्ट शेड्यूल और यू कैन से द शेड्यूल ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। तो लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, देयर आर 137 आर्टिकल्स, और उन 137 आर्टिकल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सूट्स, अपील एंड एप्लीकेशन। और सूट फाइल करने के लिए, अपील फाइल करने के लिए या एप्लीकेशन फाइल करने के लिए लिमिटेशन पीरियड कितना होगा, ये कहां लिखा हुआ है, ये लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल में नहीं लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल में लिखा हुआ है। अब तो यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, सेक्शन 3 बोलता है कि कोई भी अगर आप सूट फाइल करोगे, अपील फाइल करोगे, एप्लीकेशन फाइल करोगे, तो तीनों को कवर कर रहा है। मस्ट बी फाइल्ड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। तो जो इसका शेड्यूल है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सूट फाइल करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट का सूट है तो वो 3 साल में फाइल करना है, अकाउंट्स का सूट है 3 साल में फाइल करना है। अगर मैं बात करूं कोई टॉर्ट का केस है, तो उस सिचुएशन में मुझे 1 साल में सूट फाइल करना है। ये 3 साल की टाइम लिमिट, ये 1 साल की टाइम लिमिट, ये सब लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल में गिवन है। अगर मैं इस टाइम लिमिट में फाइल नहीं करूंगा तो मेरा सूट क्या हो जाएगा, मेरा सूट या फिर अपील या एप्लीकेशन वो पूरी तरीके से बाहर हो जाएगी। तो यहां पे लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो एग्जांपल मैं यहां पे ये लेता हूं कि अगर मैं बोलता हूं मैं प्लेंटिफ हूं और मुझे कॉन्ट्रैक्ट के केस में मुझे बेसिकली पैसा रिकवर करना है, और पैसा रिकवर करने के लिए मैं डिफेंडेंट के ऊपर सूट फाइल करना चाहता हूं, और ये हमारा डिफेंडेंट है। तो जब मैं डिफेंडेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल करने के लिए कोर्ट में गया, और जब मैंने सूट फाइल किया, तो कोर्ट यहाँ पे क्या चेक करेगा, यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले सेक्शन 3 को चेक किया जाएगा। सेक्शन 3 को चेक करेंगे लिमिटेशन के। सेक्शन 3 अब बात किसके बारे में करता है, तो अगर आप इसकी हेडिंग को पढ़ोगे तो सेक्शन 3 की हेडिंग क्या है, बार ऑफ लिमिटेशन। बार ऑफ लिमिटेशन, अब ये कोर्ट को चेक करना है कि मैंने टाइम लिमिट के अंदर सूट फाइल किया है कि नहीं किया। अगर मैंने टाइम लिमिट के अंदर सूट फाइल नहीं किया तो कोर्ट क्या कर देगा, कोर्ट मेरे प्लेंट को वापस कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, और ये बोल देगा कि आपके ऊपर तो एक बार क्रिएट हो गई है, आप सूट फाइल नहीं कर सकते। अनलेस एंड अनटिल मैं किसी एक्सेप्शन में कवर ना हो रहा हूं तो बात अलग है। लेकिन एक बात याद रखना, डिफेंडेंट इस बात को प्लीड करे या प्लीड ना करे, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये कोर्ट की ड्यूटी है। सेक्शन 3 जो है वो कोर्ट को अप्लाई करना होता है। और आपने देखा होगा जब भी कोई प्लेंटिफ, जब कोई प्लेंट फाइल करता है, तो वो अपने प्लेंट में उसको हमेशा वो ये बात लिखते हैं, उसको मेंशन करते हैं दैट दिस सूट इज नॉट टाइम बार्ड, ये विद इन लिमिटेशन पीरियड मैंने सूट को फाइल किया। लेकिन कोर्ट को भी अब क्या करना होगा, कोर्ट को भी इस बात को चेक करना होगा। और अगर मैं लेट पहुंचा तो कोर्ट में लेट पहुंचा तो कोर्ट ने कहा अब आपको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। ध्यान सुनिएगा, आई एम यूजिंग द वर्ड कॉल्ड रेमेडी। मैं राइट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। राइट तो तब खत्म होता है जब एडवर्स पोजीशन का केस होता है, जिसको हम लिमिटेशन के सेक्शन 27 में पढ़ते हैं। लेकिन यहां पे देखिए क्या होगा, यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह कि कोर्ट ये बोलेगा, कोर्ट सिंपली ये बात बोल देगा कि आपको राइट जो है वो आपका हम मानते हैं अभी भी है, लेकिन आपको किसी भी तरीके की रेमेडी नहीं मिलेगी। तो अगर उसी तरीके से अगर आप इस एग्जाम्पल पर नजर डालोगे, तो अगर अमर जो है वो प्रेम के अगेंस्ट में सूट फाइल करता है और वो 2 दिन बाद फाइल करता है केस, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन, 2 दिन बाद,
तो यहाँ पे सेक्शन 3 एप्लीकेबल होगा। द आंसर इज यस। अगर कोर्ट में ऑब्जेक्शन रेज कर दी तो कोर्ट उसको क्या कर देगा, डिसमिस कर देगा और कोर्ट बोलेगा बार्ड बाय लिमिटेशन है। तो सेक्शन 3 कोर्ट के ऊपर एक ड्यूटी जो है वो क्रिएट करता है। दिस इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ द कोर्ट और ये मैंडेटरी और एब्सोल्यूट इन नेचर होता है। इसमें कोर्ट किसी भी तरीके का कोर्ट के पास में डिस्क्रिशन नहीं होता है, यही बात हमें समझनी होगी। लेकिन कोर्ट ये बात भी साथ में ध्यान में रखता है और ये सेक्शन में भी लिखा हुआ है कि इससे आपके राइट पे फर्क नहीं पड़ता। आपका राइट अभी भी है लेकिन आपको कोर्ट से कोई रेमेडी नहीं मिल सकती, राइट। सो इसलिए क्या करना होता है, प्लेंटिफ को जब प्लेंट फाइल करता है तो उसको असर्टेन करना होता है करेक्ट लिमिटेशन पीरियड। एंड सेक्शन 3 जो है इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात कि एक प्री एम्प्टी सेक्शन है एंड इट इज अ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू टेक नोट ऑफ एक्ट एंड टू गिव इफेक्ट टू इट। तो सेक्शन 3 के बारे में अभी तक हमने कौन कौन सी बातें डिस्कस कर ली है, एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि सेक्शन 3 जो है वो 3 चीजों के बारे में बात करता है, राइट। सेक्शन नंबर 3 3 चीजों के बारे में बात करता है। इट टॉक्स अबाउट सूट, अपील एंड एप्लीकेशन। और दूसरी बात हमने क्या देखी, दूसरी बात हमने ये देखी कि सेक्शन मैंडेटरी है, ये कोर्ट को चेक करना होता है कि सूट जो है वो लिमिटेशन पीरियड के अंदर फाइल किया गया है या नहीं फाइल किया गया। ओके, थर्ड पॉइंट जो सेक्शन 3 में हम डिस्कस कर रहे हैं कि सेक्शन 3 जो है ये सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 24 का सबऑर्डिनेट सेक्शन है, तो इसको हमें उनके साथ ही रखकर इस सेक्शन को देखना होता है। ऑलराइट, सबऑर्डिनेट कैसे है ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया कि इसमें आपका राइट खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ रेमेडी खत्म हो गई है। नाउ ओके, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया कि आपका राइट जो है वो अभी भी है लेकिन आपको कोर्ट की साइड से कोई रेमेडी जो है वो नहीं मिलेगी। डिफेंडेंट चाहे इसको इस बार ऑफ लिमिटेशन को क्लेम करे या ना करे, कोर्ट इस बात को पहले ही चेक कर लेगा। इज इट क्लियर? नाउ तो ये वाली बात हमने यहां पे डिस्कस कर ली। अब सेक्शन 3 के साथ साथ में अब एक बात और देखेंगे। सेक्शन 3 का अगर आप सब सेक्शन 2 देखोगे तो सब सेक्शन 2 हमें ये बताता है कि सूट कब इंस्टीट्यूट हुआ, यानी कि कौन सी डेट पे सूट को फाइल किया गया था। ओके, तो उस डेट को चेक करने के लिए यहां पे मैंने एक टेबल बनाई है, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको इसको समझने में हेल्प मिले। इन द ऑर्डिनरी केस व्हेन द सूट इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर, तो जब प्रॉपर ऑफिसर को आपने क्या किया, सूट प्रेजेंट किया, वो दिन हम बोलते हैं क्या, उस दिन से हम सूट व्हेन इंस्टीट्यूटेड वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये देखना है कि विद इन द लिमिटेशन पीरियड था या नहीं था। इन द केस ऑफ ए पॉपर, यानी कि वो पर्सन जो कि गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, यानी कि ये वो पर्सन है जो कि कोर्ट के एक्सपेंसेस पे नहीं कर सकता, तो पहले वो कोर्ट के पास एक एप्लीकेशन मूव करता है। एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू एज ए पॉपर इज मेड, तो यहां पे उसकी एप्लीकेशन की डेट देखेंगे। अगर कोई कंपनी के अगेंस्ट में क्लेम है और अगर वो कंपनी वाइंडिंग अप में जा गई हुई है तो हम ये देखेंगे कि क्लेम करने वाले ने अपना क्लेम जो है वो ऑफिशियल लिक्विडेटर को कब दिया था। अगर सेट ऑफ या काउंटर क्लेम है तो उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, पहली बात तो सेट ऑफ और काउंटर क्लेम जिसको हम सीपीसी में पढ़ते हैं, यहां पे इसको हम एक सेपरेट सूट ट्रीट करेंगे। और सेट ऑफ के केस में हम ये देखेंगे कि जिस दिन सेट ऑफ क्लेम किया, जिस दिन सेट ऑफ को प्लीड किया, उस दिन हम मान लेंगे। और उसी तरीके से काउंटर क्लेम में भी कि कौन सी डेट पे काउंटर क्लेम जो है वो कोर्ट में किया गया है। ये सारी बातें किसमें लिखी हुई है, ये सारी बातें सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 में लिखी हुई है, जिसको मैंने इस टेबल के थ्रू कवर किया है ताकि आपको इजीली ये समझ में आ जाए। लेकिन जो समझने वाली इंपॉर्टेंट बात थी उसको हमने सेक्शन 3 के सबसेक्शन 1 में कवर कर लिया है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पे, सेक्शन 3 से रिलेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे सेक्शन 3 को सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 के साथ रिलेट करेंगे। क्या कहता है ये अच्छे से समझ लीजिए। देखो, सेक्शन 3 के साथ में एक बात और देखना, कई बार हम स्पेशल और लोकल लॉज के बारे में भी बात करते हैं ना। व्हाट आर स्पेशल और लोकल लॉज? स्पेशल लॉज बेसिकली वो लॉज होते हैं जो किसी स्पेशल सब्जेक्ट के ऊपर हैं, और लोकल लॉज बेसिकली वो लॉज होते हैं जो किसी लोकल एरिया में एप्लीकेबल होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर एरिया स्पेसिफिक में एप्लीकेबल होंगे, किसी स्टेट में एप्लीकेबल होंगे, उसे हम कह सकते हैं क्या, उसे हम लोकल लॉज कह सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि मान लो पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो प्रिस्क्राइब्ड है किसी अपील और एप्लीकेशन में। अपील और एप्लीकेशन की बात यहां पे की जा रही है, जो कि डिफरेंट है किससे, जो कि डिफरेंट है जो लिमिटेशन एक्ट का शेड्यूल जो है वो उससे डिफरेंट है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो उस सिचुएशन में हम ये मान के चलेंगे कि कोर्ट सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग उसको अब डील करेगा, सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग उसको डील करेगा। कोर्ट ये देखेगा कि उस स्पेशल और लोकल लॉ में जो लिमिटेशन पीरियड था, फॉर एग्जाम्पल एक अपील या एप्लीकेशन फाइल करने के लिए स्पेशल या लोकल लॉ में 10 दिनों का टाइम था, और 11th डे अगर वो अपील या एप्लीकेशन फाइल की गई तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देगा। सेक्शन 3 कोर्ट को ये अलाउ करता है,
ठीक है। उसके बाद अगर हम सेक्शन 29 के सबसेक्शन 2 को देखेंगे, और सेक्शन 29 का सबसेक्शन 2 जो है ये बेसिकली सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 24 को भी पावर दे देता है। ये इन सेक्शंस को अलाउ करवाता है सेक्शन 3 के साथ। वो कैसे, मैं अभी आपको बता देता हूं। वो देखो, एक और बात याद रखना कि अगर कभी किसी स्पेशल या लोकल लॉ में अपील या एप्लीकेशन के लिए लिमिटेशन पीरियड क्लियरली मेंशन्ड ही नहीं है, ये लिखा हुआ ही नहीं है कितना लिमिटेशन पीरियड होगा, 20 डेज होंगे, 30 डेज होंगे, 60 डेज होंगे, ये नहीं लिखा हुआ, तो उस सिचुएशन में लिमिटेशन एक्ट का शेड्यूल जो होगा वो यहां पे हमारी हेल्प करेगा, वो हमारे यहाँ पे हेल्प करेगा। हम लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल को देख सकते हैं। लेकिन साथ में एक बात और याद रखना कि अगर अगर वो एक्ट जो है स्पेशल लोकल लॉ, इसमें अगर कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट गिवन है तो हम स्पेसिफिक उस टाइम लिमिट को फॉलो करेंगे, ना कि लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल को फॉलो करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। और यहां पे अब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेक्शन 29 का सबसेक्शन 2। ये इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है, ये कहता है कि अगर स्पेशल या लोकल लॉ ने सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 24 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट को अगर एक्सप्रेसली एक्सक्लूड नहीं किया है, ध्यान सुनिएगा इस बात को, अगर एक्सप्रेसली एक्सक्लूड नहीं किया है तो उस सिचुएशन में सेक्शन 3 के साथ साथ हम सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 24 को भी उस स्पेशल या लोकल लॉ में क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। इज दैट क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो अभी आपको ये जो चार्ट स्क्रीन पे दिख रहा है, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ताकि आपको इसकी प्रॉपर और अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो यहाँ पे सेक्शन 4 to 24 के बारे में रूल बड़ा सिंपल है। अगर स्पेशल या लोकल लॉ ने उसको एक्सप्रेसली बाहर कर रखा है तो उसको हम शामिल नहीं करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे सेक्शन 4 से लेकर 24 की हेल्प करेगा। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 29 का सबसेक्शन 2 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट हेल्प करेगा। मैं आपको यहाँ पे ये रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप बेयर एक्ट खोल के ना सेक्शन 3 सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 दोनों को साथ में पढ़िए। और ये बात याद रखिए कि सेक्शन 3 अकेला अप्लाई नहीं हो सकता, ये एक सबऑर्डिनेट सेक्शन है। जो हमें टाइम लिमिट यहाँ पे कैलकुलेट करनी होगी सेक्शन 3 के लिए, वो हम सेक्शन 4 से लेकर 24 के साथ में क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इज दैट क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई? क्या एनीवेज, तो ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। अब उसके बाद बात करते हैं लिमिटेशन में किसके बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 4। तो देखो सेक्शन नंबर 4 यहां पे बोलता है एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड व्हेन द कोर्ट इज क्लोज्ड। अच्छा, इस सेक्शन पे आने से पहले मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं, जिससे कि आप लिमिटेशन के ना पहले 4 सेक्शंस आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, वो 4 सेक्शन आप कैसे बहुत ही आराम से लर्न कर सकते हो, वो सुनिए। आपको क्या करना है, बेसिकली आपको एक वर्ड याद रखना है, बील, BEEL। आप बस ये वर्ड याद रखिए। उसके बाद हम लोग सेक्शन 4 के बारे में बात करते हैं। मैंने ये क्यों कहा बील, और मैंने कहा बील लिखिए, और सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 तक आपको याद हो जाएगा। कैसे हो जाएंगे? बील का मतलब यहां पे क्या होता है, तो बी स्टैंड्स फॉर बार ऑफ लिमिटेशन, जो सेक्शन 3 में गिवन है। अगर मैं ई की बात करूं तो ई बात करता है एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड व्हेन द कोर्ट इज क्लोज्ड। सेक्शन, ठीक है, सेक्शन 5 अगेन ई के बारे में बात करता है, जो कि एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इन सर्टेन केसेस पे फोकस करता है। और अगर मैं बात करूं किसके बारे में, अगर यहाँ पे जो एल लिखा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा नेक्स्ट सेक्शन, जो बात करता है लीगल डिसेबिलिटी के बारे में, जिसके बारे में सेक्शन 6 में लिखा हुआ है। सेक्शन 3, 4, 5, 6 बील। याद रखने का तरीका क्या है? 3, 4, 5, 6 बार, एक्सपायरी, बार को देखा हमने, एक्सपायरी को देखा, एक्सपायरी के साथ साथ में एक्सटेंशन को देखा, और L stands for the disability which is called as legal disability. Now अब आते हैं वापस से सेक्शन नंबर 4 के ऊपर। सेक्शन नंबर 4 बोलता है एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड व्हेन द कोर्ट इज क्लोज्ड। अगर कोर्ट क्लोज होगा तो हम ये बोल देंगे कि उस सिचुएशन में इस बात का लॉस जो है वो कभी भी लिटिगेंट को नहीं मिलेगा, जो सूट फाइल करने आया है उसको इस बात का लॉस नहीं मिलेगा। लेक्स नॉन कॉग्निट एड इम्पॉसिबिलिया, द लॉ डज नॉट कंपेल ए मैन टू डू that which he cannot possibly perform. Actus curi neminem gravebit, an act of the court shall prejudice no man. तो इन सारे मैक्सिम्स के ऊपर ये वाला सेक्शन नंबर 4 जो है वो बेस्ड है। और सेक्शन नंबर 4 बेसिकली हमसे इतना ही कहता है कि अगर जिस दिन लास्ट डेट था मान लीजिए लिमिटेशन का, और उस दिन सूट फाइल किया एंड दैट डे इज ऑन संडे, या फिर कोई नेशनल हॉलीडे, और नेशनल हॉलीडे होने की वजह से जो, या हम बोल दें कोई गैजेट हॉलीडे हो गया, इसकी वजह से कोर्ट उस दिन बंद था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट बंद होने का लॉस जो है वो उस पर्सन को मिलेगा।
ये बात आपको समझ में आ गई। यही बात सेक्शन 4 में लिखी हुई है। अब कई बार आपने देखा होगा कि कई बार कोर्ट की वर्किंग नहीं होती हाफ डे के बाद में भी। हाफ डे के बाद कोर्ट की वर्किंग क्यों नहीं होती? क्योंकि कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कोर्ट में, मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, कोर्ट में काम करने वाले किसी स्टाफ की, किसी एडवोकेट की, किसी जज की, तो उस सिचुएशन में भी कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में हाफ डे के बाद में काम नहीं होता या कोर्ट में पूरा दिन वर्किंग नहीं होता। तो सेक्शन 4 कहता है कि उस दिन को भी अगर कोर्ट उस दिन प्रॉपर पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं था तो हम कोर्ट को क्लोज्ड मानेंगे और वो वाला दिन जो है वो लिमिटेशन पीरियड में काउंट नहीं होगा। अब जब कोर्ट वापस ओपन होगा तब वो अपना सूट जो है वो फाइल कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए यहां पे मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जब समर वेकेशंस होती हैं तो समर वेकेशंस में कोर्ट जो है वो बंद रहते हैं। तो समर वेकेशन में मान लीजिए लिमिटेशन पीरियड आ रहा है तो समर वेकेशन के बाद में जब कोर्ट ओपन होगा तब सूट फाइल किया जा सकता है। बस पार्टी को ये बात बोलनी होगी कि ये इस दिन लिमिटेशन पीरियड ओवर हो रहा था लेकिन सूट फाइल नहीं कर पाए और इसलिए हम यहाँ पे सेक्शन 4 की हेल्प लेना चाहते हैं। तो कोर्ट क्या करेगा, उस सूट को एक्सेप्ट कर लेगा, कोर्ट सूट को एक्सेप्ट कर लेगा, कोर्ट सूट को अलाउ कर देगा। इज इट क्लियर? ये किस में लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है बेसिकली किस में, ये लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 4 में। लेकिन एक बात याद रखना कि सेक्शन 4 का जो बेनिफिट है वो तब मिलता है जब आपने प्रॉपर कोर्ट में सूट फाइल किया हो। अगर आप रॉन्ग कोर्ट में चले गए तो वहां पे सेक्शन 4 के बेनिफिट जो है वो कभी भी नहीं मिलते। और सेक्शन 4 को अगर आपको समझना है तो सेक्शन 4 के साथ साथ में किसको देखिएगा, सेक्शन 4 के साथ साथ आपको सेक्शन 10 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट भी देखना चाहिए। तो जब आप अपनी आंसर राइटिंग करें तो यहां पे सेक्शन 4 के साथ साथ में सेक्शन 10 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट का भी रेफरेंस देना, क्योंकि दोनों सेक्शन इसी के ऊपर फोकस करते हैं। बोथ दी सेक्शंस इनेबल ए पर्सन टू डू व्हाट ही कुड नॉट हैव डन ऑन ए हॉलीडे ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। इज इट क्लियर? एंड सेक्शन 4 जो है इट अप्लाइज टू केसेस गवर्न बाय स्पेशल और लोकल लॉज। सेक्शन 4 उन केसेस में भी एप्लीकेबल होता है जो कई स्पेशल और लोकल लॉज जो हैं वो क्या करते हैं, कोई टाइम लिमिट जो है वो डिसाइड कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए लोकल लॉ का एग्जाम्पल दूं तो यहां पे यूपी का लैंड रेवेन्यू एक्ट देख लीजिए। तो यूपी के लैंड रेवेन्यू एक्ट में अगर 3 महीने का लिमिटेशन पीरियड है और वो एक्सपायर हो रहा है किसी हॉलीडे पे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में जब कोर्ट रीओपन हो तब सूट फाइल किया जा सकता है। और ऐसा करने के लिए परमिशन सेक्शन 4 को कौन दे रहा है, सेक्शन नंबर 29। तो सेक्शन नंबर 29 ने सेक्शन नंबर 4 को ये पावर दे रखी है। जैसे सेक्शन 3 को दे रखी है पावर, वैसे ही सेक्शन नंबर 4 को भी पावर है कि सूट फाइल किया जा सकता है। कब? जब कोर्ट ओपन हो जाए तब सूट फाइल किया जा सकता है। ऑलराइट, तो ये हमने डिस्कस कर लिया मेनली किसको, सेक्शन 3 की हमने बात करी, सेक्शन 4 को समझा, हमने बील का कॉन्सेप्ट समझा जो हमें सेक्शन लर्न करने में काफी हेल्प करेगा। तो लिमिटेशन के पहले 4 सेक्शंस आप ऐसे याद रख सकते हो। ऑलराइट, आई रियली होप आपको लिमिटेशन के ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, कमेंट करके मुझे बताना और कौन कौन से टॉपिक्स पे हमें वीडियो और बनाने चाहिए। और अगर आपको मेरे कोई भी लेक्चर्स बाय करने हैं फॉर सीए, सीएस, सीएमए और फॉर जुडिशरी और लॉ, तो आप स्क्रीन पे जो नंबर गिवन है उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके लेक्चर्स के लिए इंक्वायर कर सकते हो। ऑलराइट, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।